हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं विंडो फंक्शंस अपनी एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस की सीरीज में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं हम एडवांस सेक्शन। एंड आई नो इस टॉपिक के लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे और मेरे पास कमेंट और लिंक्डइन दोनों पे कमेंट्स आ रही थी कि आपको विंडो फंक्शंस पढ़ना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके थ्रू आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स को एसक्यूएल में इजिली सॉल्व कर सकते हो। अब इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम ये सीखेंगे कि जब हमने एग्रीगेट फंक्शंस पढ़े, ग्रुप बाय पढ़ा, ऑर्डर बाय पढ़ा, ये सब चीजें करने के बाद हम हर टाइप की प्रॉब्लम सोल्व कर पा रहे थे एसक्यूएल में। लेकिन एग्जैक्टली हमें इन फंक्शंस की नीड क्यों पड़ी, मतलब ऐसा क्या हुआ हमारे लास्ट जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं कि हमें ये टॉपिक लेकर आना पड़ा अपने एसक्यूएल में। तो इसके स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले रिवाइज करने से कि एग्रीगेटेड फंक्शंस क्या होते थे। आपको पता है कि जो एग्रीगेटेड फंक्शंस थे वो क्या करते थे, हमारे जो पूरा रिजल्ट होता था ना, मतलब कि जो टेबल होती थी उसमें जितनी भी रोज थी उन्हें क्या करता था, वो ग्रुप बाय करता था और उस पे जो भी हमारे एग्रीगेट फंक्शंस होते थे वो परफॉर्म किए जाते थे। एग्रीगेट फंक्शंस हमारे कितने टाइप के थे? 5 टाइप्स के। सम करना, एवरेज निकालना, मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना या फिर काउंट करना। अब हमने इसे थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमने क्या करना शुरू करा, इन एग्रीगेट फंक्शंस के साथ ग्रुप करना शुरू करा, ग्रुप बाय कमांड। ग्रुप बाय के साथ फिर हमने पढ़ा था कि हम ऑर्डर बाय कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें एग्रीगेट फंक्शन क्या करते थे, वो हमें रिजल्ट देते थे जब हम अपनी रोज को ग्रुप करके किसी पर्टिकुलर कॉलम पर ही फंक्शंस अप्लाई करते थे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था वो एक सिंगल वैल्यू आती थी। जैसे अगर आपके पास एक टेबल है और उसमें एक सैलरी कॉलम था और आपने क्या किया कि पूरी टेबल पर सम फंक्शन लगा दिया, तो उसमें क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉयज होंगे सबकी सैलरी का सम होगा और आउटपुट में सिर्फ एक वैल्यू आती थी। तो ये होता था हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन में जब हम सम करते थे। सेम गोज विद मिन और मैक्स। अगर आपने क्या करा, अगर ग्रुप बाय कमांड यूज करी डिपार्टमेंट आईडी पे, तो जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज थे सबसे पहले उसमें डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग ग्रुप हुआ और फिर उस पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में क्या मैक्सिमम सैलरी है, इसकी मैक्सिमम सैलरी क्या है, इसकी मैक्सिमम सैलरी क्या है। लेकिन यहाँ इशू क्या था, यहाँ इशू था कि हमारे पास जो डेटा आता था ना वो सिंगल वैल्यू आती थी। फिर हम उसके बाद एक बार अगर ग्रुप हुई ना, उसके बाद फिर हम कोई दूसरा फंक्शन उस पर अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो वही मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, टेबल है जिसमें राम, प्रिया, राज, आर्यन है एम्प्लॉयज में। अगर हम इस पे एग्रीगेट फंक्शंस लगाते तो मिनिमम सैलरी आती 5,000, मैक्सिमम सैलरी 10,000, सम करने पर 28,000। काउंट करते टेबल में कितनी रोज है तो काउंट फंक्शन अप्लाई कर देते एम्प्लॉय आईडी पे, तो 4 आता। एवरेज सैलरी निकालने पे ये डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है सम। मतलब कि एवरेज कैसे निकलता है, टोटल ऑफ सैलरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो ऐसा कितना आता है 7,000। तो ऐसे करके हम अपना पूरा पूरा एग्रीगेट फंक्शंस कैलकुलेट कर सकते थे। उसके बाद वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे आता है कि जब हमने पूरी टेबल पे अप्लाई किया ना एग्रीगेट फंक्शंस, तो हमें रिजल्ट किसमें मिल रहा था, सिंगल सिंगल वैल्यूज में मिल रहा था। लेकिन अगर बाय चांस हमें रिजल्ट कैसे चाहिए होता कि यहाँ पे सारे के सारे एम्प्लॉयज लिखे हुए हैं और मुझे एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है, मैक्स सैलरी, और हर एक एम्प्लॉय के सामने जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है हमारी कंपनी में उनमें से कैलकुलेटेड हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पे लिखी हुई है मैक्स सैलरी। ये यहाँ पे गलत हो चुका है, तो यहाँ पे जो मैक्स सैलरी आएगी वो कितनी आएगी, 10,000। सब जगह लिखी हुई 10,000। तो इसमें क्या हुआ कि एम्प्लॉयज जितने भी थे उसमें हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करा मैक्स सैलरी का, और जो भी आया सब एम्प्लॉयज के आगे ऐड हो गया। लेकिन एग्रीगेट फंक्शन क्या कर रहा था, हमें एक सिंगल कॉलम में रिजल्ट दे रहा था। हमें वो नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था कि सारे एम्प्लॉयज के सामने एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाए और उसमें हमारी वैल्यू शो हो। क्योंकि अगर बाई चांस मुझे इसमें इतना करने के बाद इस डेटा को कैलकुलेट करना होता, ऑर्डर बाय करना होता सैलरी के थ्रू या नाम के थ्रू या फिर उसमें फिल्टर लगाना होता वेयर के थ्रू, तो मैं इजीली लगा सकती थी। तो सिर्फ एक रीजन ये था कि एग्रीगेट फंक्शंस हमें ऐसी रिजल्ट नहीं दे पा रहा था, तो हम विंडो फंक्शंस की तरफ गए। तो इसके बाद हम करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं कि विंडो फंक्शन एग्जैक्टली होते क्या है। विंडो फंक्शंस क्या होते हैं कि जो भी हमारे पास टेबल होती है ना उसमें डिफरेंट डिफरेंट विंडोज क्रिएट हो जाते हैं। और विंडोज किसके बेसिस पे क्रिएट होती है, हम उसे बताते हैं कि हमें इस टेबल में इस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर पार्टीशन करना है। तो जब हम उसे बता देंगे, सबसे लास्ट में चलते हैं अपने नोट्स के। तो अगर ये हमारे पास टेबल है और हमने अपने टेबल को बता दिया क्वेरी लिखते हुए कि इस पूरी टेबल को हमें पार्टीशन करना है, इसमें पार्टीशन करना है हमें किसके बेसिस पे, डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे। तो इसमें क्या होता था
कि हमारे जो डिपार्टमेंट आईडी 1 के होंगे वो पहले आ जाएंगे, डिपार्टमेंट आईडी 2 के बाद में आ जाएंगे, डिपार्टमेंट आईडी 3 के बाद में आ जाएंगे। तो जो ये पार्टीशन होगा ना, हर एक पार्टीशन पे अपनी एक विंडो होगी। पहले विंडो डिपार्टमेंट आईडी 1 के लिए काम करेगी, फिर वो स्लाइड होकर डिपार्टमेंट आईडी 2 पे जाएगी, फिर विंडो वो स्लाइड होकर डिपार्टमेंट 3 पे जाएगी। और जो भी हमने लिखा होगा एक्स्ट्रा कोड वो हर एक पार्टीशन पे एग्जीक्यूट होता है। ग्रुप बाय वैक में क्या था, पूरी टेबल पे एग्जीक्यूट होता था। इसमें क्या है, हर एक विंडो अपना फंक्शन करती है। अब विंडो हमारे ऊपर है कि हम किस कंडीशन के ऊपर क्रिएट करना चाह रहे हैं। इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमने विंडो जो क्रिएट की है वो किसके लिए की है, डिपार्टमेंट आईडी पे। तो जो भी डिपार्टमेंट आईडी 1 के एम्प्लॉयज होंगे वो पहली विंडो के अंदर आएंगे, फिर डिपार्टमेंट 2 आईडी के, फिर 3। तो ऐसे करते करते हमारी विंडो स्लाइड होती रहेगी और जो भी हमने ऑपरेशंस दिए हैं वो परफॉर्म होते रहेंगे हर एक पार्टीशन के ऊपर या फिर हर एक विंडो के ऊपर। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है कि ये क्या होते हैं, विंडो फंक्शंस होते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, हमें जब भी कोई विंडो फंक्शन लिखते हैं ना उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें यहाँ पे करना होता है मेंशन ओवर। ये ओवर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस भी फंक्शन के आगे ओवर लिखा हुआ मिल गया ना आपको, तो समझ जाना कि वो कैसा फंक्शन है, वो एक विंडो फंक्शन। ये एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या फिर आप बोलो सिंटेक्स है। जहाँ पे भी जिस भी फंक्शन को आपको विंडो फंक्शन की तरह क्रिएट कर मतलब यूज करना हो, तो आप उसके आगे ओवर लिख दोगे। और वो भी फंक्शंस कुछ लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि आपने सबके आगे लिख दिया। वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं कौन कौन से फंक्शंस हमारे विंडो फंक्शन होते हैं। क्यों, जैसे मैक्स था, आपने क्या पढ़ा, इसे एग्रीगेट फंक्शंस में ही पढ़ा जिसे आप यूज कर सकते थे ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, इन सब के साथ। यहाँ पे जो मैक्स फंक्शन यूज हो रहा है वो एज अ विंडो फंक्शन यूज हो रहा है। ये कैसे पता चला, क्योंकि हमने इसके आगे क्या लिखा है, ओवर। अब अगर मैं इस पूरी सिंटेक्स को पढूं, एक तो तरीका होता है कि मैं आपको सिंटेक्स पढ़ाऊं, फिर आपको कोड लिख के दिखाऊं, फिर इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं। वो चीजें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अगर आपने मेरे साथ 27 28 वीडियोस देखी हैं तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर ये क्वेरी आपके सामने लिखी हुई है तो एग्जैक्टली ये क्या परफॉर्म कर रही है। बेशक आपको पता ना हो कि एग्जैक्टली ये बैकग्राउंड में कैसे काम कर रही है, पर आपको एक छोटा सा हिंट मिलना शुरू हो गया होगा। अब अगर मैं रैंडमली, मैं मुझे भी कुछ नहीं पता, ऐसा मान के चलो कि विंडो फंक्शन क्या होते हैं आपको भी नहीं होते, और मेरे सामने ये कोड आता है, तो मुझे समझ में आएगा या नहीं आएगा। देखो सिंपल है, पहले आप देखो सिलेक्ट करना है। हमें ये पता है कि एसक्यूएल इंजन ये समझ जाए कि उसे कौन कौन से कॉलम देने हैं रिजल्ट में। एक देना है एम्प्लॉय आईडी, एक नेम, एक ईमेल। उसके बाद उसे मैक्स कैलकुलेट करना है सैलरी में से, ठीक है। और उस कॉलम को नाम क्या देना है, मैक्स सैलरी। ओवर फंक्शन से पता लग रहा है कि ये क्रिएट कर रहा है, पार्टीशन क्रिएट कर रहा है। अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है कि कोई पार्टीशन क्रिएटेड है। तो ये क्या कर रहा है, पूरी टेबल को एक सिंगल पार्टीशन की तरह मान के चल रहा है। यहाँ पे इसे एक सिंगल पार्टीशन मान रहा है और पूरी टेबल को एक पार्टीशन मान के, मतलब कि पूरी टेबल पे सिर्फ एक विंडो है। इस पूरी विंडो पे क्या कर रहा है, ये मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट करके दे रहा है। तो जो इसका रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट पता है किस बेसिस पे आएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी होगी, नेम होगा, यहाँ ईमेल होगी, और सबके आगे कॉलम होगा मैक्स सैलरी। और हर एक एम्प्लॉय का 1 2 3 4 सबके नेम होंगे, ईमेल होगी। और जो भी पूरी रो में से अगर मान लो मैक्सिमम सैलरी आती है 10,000, तो हर एक उसके आगे 10,000 वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। तो ये आता है इसका रिजल्ट। अगर आप इतना खुद कर पा रहे हो ना, मेरे समझाने से पहले अगर आपको क्वेरी पढ़ते ही समझ में आ गया है, तो कांग्रेस, आपको एसक्यूएल बहुत हद तक समझ आने लगी है। बस थोड़ा सा पार्ट बचता है जो मेरा काम है आपको सिखाने का। तो इसे इरेज कर देते हैं हम पहले। ये नोट्स मैंने आपके लिए क्रिएट किए थे हैंड रिटन, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का काम ज्यादा है। चाहे तो मैं पीपीटी भी क्रिएट कर सकती थी, लेकिन वहाँ मेरे पास थोड़ा सा एक्सेस कम हो जाता है समझाने का, बार बार स्लाइड चेंज करना। तो इसलिए जो वीडियो को आने में टाइम लगा वो इसलिए लगा क्योंकि मुझे यहाँ आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करने थे। और मैं चाहती थी कि ये वीडियो ऐसी वीडियो बने कि जब आप विंडो फंक्शन एक बार पढ़ लो ना, तो आपको दोबारा पढ़ने की नीड ना पड़े। और अगर आपको ऐसा लगे कि मैं ये चीज करने में अचीव रही हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरे इतने एफर्ट्स करने के बाद आपको ये फंक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। आपको एग्जैक्टली मतलब आप एडवांस कर चुके हो एसक्यूएल सब्जेक्ट में। अब मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि ओवर फंक्शन क्या होता है। ये सिग्नल देता है हमारे एसक्यूएल इंजन को कि जो यहाँ पे मैक्स फंक्शन है ना, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज अ विंडो फंक्शन बिहेव कर रहा है। एज अ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, विंडो फंक्शन की तरह। अब बात करते हैं कि इसके सिंटेक्स के बारे में, कि आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए ना कि अगर आपको सिलेक्ट करना था कोई भी डेटा, तो आप क्या करते थे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इस टेबल का नाम। स्टार की जगह आप कॉलम का नाम लेते, तो आपको एक आइडिया क्रिएट है आपके माइंड में कि हाँ, अगर आपको कुछ भी फैच करना है ना डेटाबेस से,
तो आप ऐसे कर सकते हो। ऐसे ही हमें यहाँ सिंटेक्स पढ़ना है क्योंकि यहाँ का सिंटेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो बहुत ईज़ी है अगर आप एक बार समझ लेते हो तो। आप क्या करोगे, पहले अपने विंडो फंक्शन का यहाँ पे नेम दोगे। जिस पर्टिकुलर कॉलम पर आप विंडो फंक्शन और कुछ एक्सप्रेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो, वरना ऐसी कोई नीड होती नहीं है एक्सप्रेशन की यहाँ पे। उसके बाद आप ओवर लिखोगे। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब यहाँ पे हमने ओवर में कुछ भी नहीं लिखा था, तो ये क्या कर रहा था, बाय डिफॉल्ट पूरी टेबल पे सिर्फ एक विंडो क्रिएट कर रहा था। अब अगर आपको विंडोज मल्टीपल क्रिएट करनी है ना किसी कॉलम के बेसिस पे, तो आप मेंशन करोगे पार्टीशन क्लोज, पार्टीशन बाय पर्टिकुलर कॉलम का नेम। अगर आपको उस कॉलम का डेटा रीअरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में या किसी और कॉलम का, तो आप ऑर्डर बाय क्लोज यूज करोगे। फ्रेम क्लोज में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तीनों चीजें हम वन बाय वन पढ़ेंगे आगे। अभी सिर्फ आप नाम याद कर लो, सिंटेक्स कैसे होता है, फंक्शन का नाम, अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसे मेंशन कर दो, वरना ओवर क्लोज में आप ये बता दो कि पार्टीशन क्लोज, ऑर्डर क्लोज और फ्रेम क्लोज। अब सबसे पहला क्वेश्चन वही था कि विंडो क्या होती है। अगर आपसे कोई भी पूछता है विंडो क्या होती है, सेट ऑफ रोज होती है। जो मैंने आपको बताया कि एक टेबल में मल्टीपल विंडोज हो सकती हैं, वो किस तरीके से मेंशन करते हैं हम, पार्टीशन क्लोज के थ्रू। अब वन टेबल कैन हैव मोर देन वन विंडो, और वो किस पे डिपेंड करता है, कैसी हमने क्वेरी लिखी है। क्वेरी किसके बेसिस पर पता लगेगा, पार्टीशन क्लोज पे। और लास्ट में हमें क्या मेंशन करना होता है, ओवर क्लोज। सिंपल और कंसाइज आंसर है आपके पास। आपको जब भी कोई पूछे कि व्हाट इज विंडो या फिर विंडो फंक्शन, तो सिंपली आंसर करना, इट इज अ सेट ऑफ रोज, आर टेबल कैन हैव मोर देन वन विंडो, एंड इट completely डिपेंड्स ऑन अ क्वेरी, एंड इट मस्ट बी एंड बाय ओवर क्लोज। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली जो पार्टीशन क्लोज है ये क्या होते हैं। अगर आपने पार्टीशन क्लोज मेंशन नहीं किया है तो हमारी एंटायर टेबल, एंटायर सेट कंसीडर होगा एज अ पार्टीशन। मतलब पूरी टेबल पे जो भी आपने विंडो फंक्शन यूज किया है, वो पूरी टेबल पे अप्लाई होगा और आपको सिंगल वैल्यू में रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब कि एम्प्लॉयज मल्टीपल होंगे लेकिन जो आगे रिजल्ट होगा वो सिमिलर होगा। अब अगर मेरे पास ये टेबल होती जिसमें एक एम्प्लॉय की टेबल है, आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, उसकी ईमेल है, जॉब आईडी है, और किस सिटी में वो रहता है वो डेटा है। अब अगर मुझे ये पार्टीशन करना होता, जॉब आईडी मतलब मेंशन करती कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे पार्टीशन करना है बाय जॉब आईडी, तो पता है क्या होता, पहले ये जॉब आईडी के पास जाता। यहाँ जॉब आईडी कैसी है हमारी, मतलब कि मिक्स है, पहले वन है, फिर थ्री, फिर टू, टू, फिर वन। अगर हम मेंशन कर देते थे कि हमें पार्टीशन करना है इसका जॉब आईडी पे, तो इस टेबल के अंदर डिफरेंट विंडोज क्रिएट हो जाती, मतलब डिफरेंट पार्टीशंस क्रिएट हो जाती, जिसपे विंडो वन बाय वन जाती और हमारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करती। जॉब आईडी के पे पार्टीशन लगाते ही हमारा डेटा इंटरनली शफल हो जाएगा। किस तरह से कि जो भी जॉब आईडी वन वाले हैं वो ऊपर आ जाएंगे, मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट हो जाएगा। जॉब आईडी वन पहले, फिर जॉब आईडी टू, और फिर यहाँ पे जॉब आईडी थ्री। डिवाइड रोज इनटू अ मल्टीपल ग्रुप। जब भी आप पार्टीशन क्लोज यूज कर रहे हो तो ये क्या काम कर रहा है, ये रीअरेंज कर रहा है इस केस में तो जॉब आईडी के उसमें। और इन जनरली क्या करता है, ये डिवाइड कर देता है रोज को इन अ मल्टीपल ग्रुप। तो पहला ग्रुप क्या क्रिएट हो चुका है, ये वाला। दूसरा ग्रुप ये वाला। और थर्ड ग्रुप है हमारा यहाँ पे गाजियाबाद वाला, मतलब कि थर्ड जॉब आईडी वाला। अब आपने समझा कि विंडो फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों हमें नीड पड़ी, उसमें ओवर फंक्शन पढ़ा, ओवर क्लोज पढ़ी। ओवर क्लोज के अंदर तीन चीजें आती थी, पार्टीशन, ऑर्डर क्लोज और फ्रेम क्लोज। पार्टीशन आपको समझ में आया कि पूरी टेबल में ग्रुप क्रिएट करना है, या फिर पार्टीशन करने के लिए हम यूज करते हैं पार्टीशन। हमें कोई कॉलम का नाम बताना होता है और उसके बेसिस पे हमारा डेटा क्या हो जाता है, रीअरेंज हो जाता है। अब मान लो कि हमारी ये टेबल यहाँ पे हो गई पार्टीशन, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जो जॉब आईडी है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। मतलब कि जो ये ग्रुप है ना, पहले पहला ग्रुप है वन जॉब आईडी का, दूसरा ग्रुप है टू जॉब आईडी का, फिर है थर्ड जॉब आईडी का ग्रुप। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरा डेटा रीअरेंज हो रहा है ना वो ऐसे हो कि पहले थर्ड मतलब उल्टा हो, रिवर्स ऑर्डर में हो, थ्री, टू और वन। तो हम पार्टीशन के बाद मेंशन करते हैं ऑर्डर बाय। अब आपको पता है मैं ऑर्डर बाय पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्या होती है वैल्यू, असेंडिंग। अगर आपको उसे डिसेंडिंग मेंशन करना है तो आपको DESC बाद में मेंशन करेगा। तो मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का ही मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि अगर आपको ऑर्डर करना होता ऑर्डर बाय जॉब आईडी को डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप सिंपल क्या लिख देते, ऑर्डर बाय जॉब आईडी DESC। तो ये डेटा किस में चेंज हो जाता हमारा, इस तरीके से, थ्री, टू, वन। तो ये हो गया ऑर्डर बाय क्लोज। अब सबसे इम्पोर्टेंट वैसे यही है, पार्टीशन बाय और बॉर्डर बाय। आपको मैं फ्रेम क्लोज बता रही हूँ लेकिन बहुत लिमिटेड यूज रहने वाला है फ्रेम क्लोज का। जो मैक्सिमम मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ
उसमें फ्रेम क्लोज मैं नहीं यूज करने करूंगी, लेकिन अगर आपको करना हो तो मुझे बताना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो क्रिएट करूंगी और क्वेश्चंस भी, क्योंकि ये इतनी यूज आती नहीं है। अगर आप बहुत रेयर चांसेस होंगे कि आपको फ्रेम क्लोज यूज करनी पड़े। मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे कोई भी क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर सको अगर ऐसा भी कोई टाइप का आता है। और फ्रेम क्लोज हम किस कंडीशन में मेंशन करते हैं? फ्रेम क्लोज का ये ध्यान रखना कि ये क्या बताता है, एक करंट रो को लेके चलता है, कि जिस भी रो की बात हो रही है उसे हम क्या मानते हैं? करंट रो। मैंने आपके लिए डायग्राम प्रिपेयर किया था यहाँ पे, कि मान लो अगर हम इस रो पर खड़े हैं, इससे पहले कुछ रोज हैं, इसके बाद कुछ रोज हैं, और हमने इस रो को करंट रो माना। इस रो पे अगर हम एन रोज ऊपर की बात करते हैं, जो इस रो से जो पहले की रोज थी, तो हम उन्हें बोलेंगे एन प्रीसीडिंग। टू प्रीसीडिंग मतलब कि करंट रो से ऊपर की दो रो को भी ये साथ में लेके चलेगा। अगर मैं बोल रही हूँ एन फॉलोइंग, मतलब करंट रो के बाद की दो रोज को ये अपने उसमें क्या लेके चलेगा? फ्रेम में। तो अगर मैंने यहाँ मेंशन किया होता टू प्रीसीडिंग और टू फॉलोइंग, तो जो मेरा डेटा बनता ना, करंट रो ऊपर से दो रो को इंक्लूड करता और नीचे से दो रो को, और मेरा ये पूरा एक फ्रेम क्रिएट हो जाता। अब इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं? उससे पहले जो सबसे, ये जो बाउंड होता है ना, इसे, जो स्टार्टिंग से, मतलब करंट रो हमारे यहाँ है और हम मान के चल रहे हैं कि हमें ऊपर की सारी रोज को लेकर चलना है और नीचे की, ये पार्टीशन की बात हो रही है। मैंने ध्यान, कंफ्यूज मत होना कि एक टेबल में हमारे डिफरेंट पार्टीशन हो सकते हैं। अब उस एक पार्टीशन की बात की जा रही है, उस पार्टीशन में एक करंट रो है। करंट रो में अगर मैं एन रोज ऊपर की बात करती हूँ और एन रोज नीचे की, तो वो एक फ्रेम क्रिएट हो जाता है किसके थ्रू? एन प्रीसीडिंग और एन फॉलोइंग लेटर यूज करके। एन होगा हमारी नंबर ऑफ रोज। अगर मुझे मान के चलना है कि करंट जिस भी रो पे है और ऊपर की सारी रोज और नीचे की सारी रोज इस पर्टिकुलर पार्टीशन में, तो मैं बोलूंगी अनबाउंडेड प्रीसीडिंग और अनबाउंडेड फॉलोइंग। तो ये होगा हमारी करंट रो से ऊपर की जितनी रोज है सबको इंक्लूड कर लेगा, और करंट रो से नीचे की जितनी रोज है सबको इंक्लूड कर लेगा। तो ये होगा हमारा एक फ्रेम क्लोज। अब हमें इसी, मतलब मेंशन कैसे, जैसे आपने पढ़ा पार्टीशन कैसे यूज करते हो, पार्टीशन बाय और कॉलम का नाम। ऑर्डर क्लोज कैसे यूज करते थे? ऑर्डर बाय और जिस भी कॉलम का नाम है वो, और किस ऑर्डर में करना है। तो ऐसे ही हमारे फ्रेम में होती है तीन चीजें। एक होती है रो, एक होता है रेंज, और होता है ग्रुप। ये तीन चीज आप यूज कर सकते हो। और फिर आपको देना पड़ता है लोअर बाउंड और अपर बाउंड। कि आप मेंशन करोगे लोअर बाउंड क्या है, और लोअर बाउंड जो होता है पहले वाली बात की जाती है, जो पहले होता है ना वो। और अपर बाउंड होता है करंट रो के बाद वाली चीज, कि ये करंट रो है, इसका अपर बाउंड ये है और इसका लोअर बाउंड ये है। अगर करंट रो हमारी 5 वाली है तो 1 2 3 4 इसके लोअर बाउंड है, 6 7 8 9 इसके अपर बाउंड है। ये चीज आपको मुझे आई थिंक समझाने की नीड नहीं है, बिटवीन क्या होता है आप पढ़ चुके हो ऑपरेटर। मेन है कि ये कैसे काम करते हैं, रो, रेंज और ग्रुप। तो ये डायग्राम मैंने किसी वेबसाइट से पिक किया था, तो आपको समझाने के लिए, वरना क्रिएट करने में तो बहुत टाइम लगता। तो मान लो हमारे पास यहाँ एक टेबल है सिटी, सोल्ड और मंथ वाली। अब अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि मुझे रो यूज करनी है बिटवीन वन प्रीसीडिंग और वन फॉलोइंग, तो मेरी करंट रो क्या थी? ये पेरिस वाली। अब इस करंट रो पे वन प्रीसीडिंग मतलब इसे इंक्लूड कर लेगा अपने से पहले वाली एक रो को और एक रो को बाद में। तो कितने का फ्रेम क्रिएट हो चुका है? ये वाला फ्रेम क्रिएट हो चुका है। अगर ये बोलता है यहाँ पे, अगर ये इस केस में बोल देता टू प्रीसीडिंग, तो ये अपने से पहले वाली दो रो को इंक्लूड करता और अपने से बाद वाली रो को इंक्लूड करता दो को, और ये क्या हो जाता है? एक फ्रेम क्रिएट हो जाता। तो रो को आपको उस केस में यूज करना है जहां पे आप पर्टिकुलर रोज को ग्रुप करने की बात कर रहे हो, मतलब इससे पहले वाली उससे पहले वाली। वहीं अगर आपको कोई पर्टिकुलर रेंज में करना हो, तो रेंज का मतलब समझना, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। तो रेंज में क्या होगा? आपने बोला वन प्रीसीडिंग वन फॉलोइंग। रेंज आपको पता है कि अगर मैं बात कर रही हूँ 2 to 4 रेंज, इसका मतलब कि यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स 2 आ रहे होंगे, जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स 3 आ रहे होंगे, जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स 5 आ रहे होंगे, वो सब कुछ इंक्लूड हो रहे होंगे, 4 सॉरी। तो हमने क्या बोला? वन प्रीसीडिंग। अभी करंट रो क्या है हमारे यहाँ पे? 4। तो 4 से पहले जो भी नंबर का मंथ होगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 4 से पहले वन प्रीसीडिंग 3, और 4 से बाद में कितना होना चाहिए था? 5। तो हमने वन प्रीसीडिंग वन फॉलोइंग बोला ना। अब इसे 3 तो कुछ मिला नहीं, तो ये बस 2 के बाद जाके यहाँ रुक गया। 5 5 कहाँ एंड हुआ? यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? एक रेंज के अंदर हो गया। अगर ये बोल देता टू प्रीसीडिंग, तो टू प्रीसीडिंग मतलब कि 4 से पहले 2 बार जाओ, और इस रेंज की जितनी भी वैल्यूज हैं, और टू फॉलोइंग 6 तक, तो ये पूरा एक फ्रेम क्रिएट हो जाता।
तो ये है हमारी रेंज की बात। तो रेंज को किस केस में यूज करना है? जहां पे आप पर्टिकुलर रेंज की बात कर रहे हो, 2, 3, 4, 5। और रोज को कहाँ यूज करना है? जब नंबर ऑफ रोज है। रेंज और रोज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ग्रुप ग्रुप एक चीज ध्यान रखना, ग्रुप आप पोस्टग्रेल इन सब में यूज करते हो। आई थिंक ये माई स्क्यूएल में हम यूज नहीं करने वाले, ग्रुप उसे सपोर्ट ही नहीं करता। तो आप क्या यूज करोगे माई SQL में? रोज और सिर्फ फ्रेम। लेकिन फिर मैं ग्रुप बता देती हूँ कि हमें आगे चल के पोस्टर में कभी पढ़ाती हूँ तो, या फिर आप खुद पढ़ते हो तो आप इसे इजीली इंप्लीमेंट कर पाओगे वहां पे। अब ग्रुप क्या होता है? ग्रुप के नाम से पता लग रहा है ग्रुपिंग में बात करेगा। थोड़ा क्लीन कर देते हैं। तो करंट रो हमारी क्या है? ये वाली 4। ये बोल रहा है ग्रुप करना है वन प्रीसीडिंग वन फॉलोइंग। अब जो 4 है, इससे ऊपर जो डिफरेंट वैल्यू आ रही होगी, उसकी जितनी भी वैल्यूज होंगी, उन्हें एक साथ ग्रुप करके ले लेगा। और 4 के बाद 5 आ रहा है इस केस में, तो 5 की जितनी वैल्यू है उन सबको ले लेगा। यहाँ क्या था? रेंज। तो 4 से जस्ट पहले वाली की बात हो रही थी 5। यहाँ रोज में क्या होती है? पहली रो बाद वाली रो। ग्रुप में क्या बात हो रही है कि जिस नंबर पर हम खड़े हैं, उससे पहले जो भी डिफरेंट नंबर आ रहा है, उसकी सारी वैल्यूज को लेके ग्रुप कर दो। इस केस में ये हो गया ग्रुप, और वो भी कितने से? सिर्फ वन प्रीसीडिंग और वन फॉलोइंग करने से। तो ये है हमारा फ्रेम का काम। और आई थिंक आपको कहीं पे भी यूज करने की नीड नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि आपको नॉलेज हो ग्रुप, रोज और रेंज या फिर विंडो फ्रेम्स की। तो आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो आप पढ़ रहे हो ना, कहीं पे भी रोज, रेंज या ग्रुप, तो ये किस तरीके से काम कर रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में। तो जूम आउट करते हैं, और मैं आपको तो सिंटेक्स पूरा समझा चुकी हूँ कि हमारे पास सिंटेक्स में क्या होता था। एक होता था विंडो फंक्शन का नाम, एक्सप्रेशन, ओवर में हम क्या लिखते थे? पार्टीशन क्लोज, ऑर्डर क्लोज, और यहाँ पे फ्रेम क्लोज। अब जो हमने क्वेश्चन कवर करा, ऑर्डर बाय पढ़ लिया, फ्रेम क्लोज पढ़े। अब कितने टाइप्स के विंडो फंक्शंस होते हैं? एक होते हैं एग्रीगेट फंक्शन, वैल्यू विंडो फंक्शन, रैंक विंडो फंक्शन। मैं आपको एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ा चुकी हूँ, मैं आपको 2-3 कोड करके दिखाऊंगी यहाँ पे। एग्रीगेट फंक्शंस को एज आप विंडो फंक्शन कैसे यूज कर सकते हो। और मेन जो वीडियो हम कवर करने वाले हैं, वो करने वाले हैं रैंक विंडो फंक्शंस की। वैल्यू विंडो फंक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने उस पे। वर्क स्पेस में आपको तो पता ही है कि एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं: सम, मैक्स, मिनिमम, काउंट और एवरेज। ऑलरेडी कवर्ड है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ, कुछ क्वेरीज चला के दिखाती हूँ। आपको ये करना है, एटलीस्ट 10 क्वेरीज खुद क्रिएट करनी है, रन करनी है। और अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में डालना, मैं चेक करूंगी इन सब चीजों को। तो हम अपने डेटाबेस पे गए, हमने प्रैक्टिस डेटाबेस क्रिएट किया हुआ था यहाँ पे। सबसे पहले हम नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शंस लगाते हैं। जैसे पहले हमने किया, सिलेक्ट करते हैं अपनी टेबल को। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज। और इन टेबल का डेटा जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो कॉपी करना है, वर्क स्पेस में जाके पेस्ट करना है, रन करना है, और आपकी सिंपली सारी सारी टेबल्स क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ हमने 4 टेबल क्रिएट करी थी: एम्प्लॉय, ऑर्डर, डिपार्टमेंट और जॉब्स। उन्हीं टेबल को हम यूज करने वाले हैं, मैक्सिमम एम्प्लॉय टेबल को। तो ये हमारे एम्प्लॉयज थे, जिसमें थी एम्प्लॉय आईडी, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, कब उनकी हायरिंग हुई है, किस जॉब आईडी पे है, किस डिपार्टमेंट आईडी पे है, सैलरी, और उनके मैनेजर की आईडी क्या है। अब मुझे क्या करना है? मुझे पता लगाना है इस पूरे एम्प्लॉय में से मैक्स सैलरी कितनी है। मैक्स सैलरी। तो हमारे पास क्या आएगी? इस केस में सिंगल वैल्यू रिटर्न होगी, क्योंकि ये एज अ एग्रीगेट फंक्शन बिहेव कर रहा है। तो हमारे पास हो गई यहाँ पे 1,31,000 हमारी जो सैलरी है। अब अगर मुझे ये विंडो फंक्शन क्रिएट करना है, तो मैं क्या सिंपल क्या लिख दूंगी? ओवर। ठीक। अब क्या होगा? मुझे क्या करना है? अगर पहले से रन करके देखते हैं कि रन होता है या नहीं होता ये वाला। तो ये देख रहे हो, जितने भी एम्प्लॉयज थे पहले कितने थे? 88। तो हर एक, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, सिलेक्ट के बाद हम लिखते हैं कॉलम का नाम। अब ये एज अ कॉलम का नाम ले रहा है, मैक्स सैलरी ओवर। और हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके मैक्सिमम सैलरी उसने ऐड कर दी। अब मैं इसका कैसे नाम कैसे दे सकती हूँ? क्योंकि ये नाम थोड़ा अजीब लग रहा है ना, ऐसे मैक्स सैलरी से हमारा फॉर्मूला पता लग रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे सिर्फ मैक्स सैलरी। लेकिन इतना करने से हमें एम्प्लॉयज की डिटेल्स नहीं मिल रही, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे स्टार लगा सकते हैं कि एम्प्लॉय टेबल के सारे कॉलम्स के बाद हमें ये वाला कॉलम ऐड करना है। तो ये हो गया एम्प्लॉय का पूरा डेटा। और बाद में देखो यहाँ पे कितनी आ गई? मैक्स सैलरी। और आपने एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करके देखा था कि मैक्स सैलरी कितनी आई थी? 1,31,000। तो अब हर एक एम्प्लॉय के आगे सारे एम्प्लॉयज में से जो मैक्सिमम सैलरी है वो लिख कर आ चुकी है। अब चाहे तो आप क्या कर सकते थे? यहाँ पे हमने पार्टीशन बाय पढ़ा, मैं क्या कर सकती थी यहाँ पे, चलो पहले से थोड़ा सा
छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा लग रहा है ये। हमने क्या किया, इसमें से एक तो एम्प्लॉय आईडी सर्च कर लिया। एम्प्लॉय आईडी, उसका फर्स्ट नेम, किस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी, और किस जॉब आईडी से, जॉब आईडी और साथ में सैलरी भी करा लेते हैं प्रिंट। तो हमने ये 4 या 5 कॉलम्स लिए हैं, तो हमारे पास ये डेटा आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ओवर क्लोज को एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। जैसे जब हम रैंक फंक्शंस पढ़ेंगे ना, तो आपको इजीली समझ में आने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ मैं मैक्स फंक्शन को बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, सेम चीज है, आपको मीन, सम, एवरेज, काउंट, इन सब पे अप्लाई करनी है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं हर एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब कि अगर ये जोन है, ये किस डिपार्टमेंट में बिलोंग कर रहा है फर्स्ट में, तो इस डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज थे उनमें से मैक्सिमम सैलरी मुझे इसके सामने ये दिखानी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सबसे पहले मैं पार्टीशन कर दूंगी। पार्टीशन बाय, किसके थ्रू, डिपार्टमेंट आईडी, कि हमें डिपार्टमेंट आईडी, अब उसमें से मैक्सिमम सैलरी आनी चाहिए। तो देखना सबकी सैलरी चेंज होनी शुरू हो गई। यहाँ देख रहे हो डिपार्टमेंट आईडी 1 है, तो 1 डिपार्टमेंट आईडी के जितने भी लोग हैं, सबके आगे कितनी है, 1,01,000 सैलरी है। अभी इसमें से सबसे मैक्सिमम सैलरी किसकी है, 1,01,000, जो कि है ये मिया। अब वहीं जब डिपार्टमेंट टू में जाती हूँ, तो डिपार्टमेंट टू में लोगों की मैक्सिमम सैलरी कितनी है, 58,000। डिपार्टमेंट थ्री में कितनी है मैक्सिमम सैलरी, 1,31,000। तो आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन अब अगर मुझे ये जो ये डिपार्टमेंट आईडी है ना, अब देख रहे हो यहाँ पे जॉब आईडी मिक्स है, 1 2 1 2। अब मुझे क्या करना है, उसे ऑर्डर करना है, किसके अकॉर्डिंग, ऑर्डर बाय जॉब आईडी, मतलब जॉब आईडी 1 वाले में ऊपर शो हो जाए जॉब आईडी। अब इसमें पता है क्या हो रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आपको हो सकता है कि ये थी हमारी टेबल। पहले हमने इसके पार्टीशन करे किसके बेसिस पे, डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे। तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल पार्टीशन हो गए। अब हर एक डिपार्टमेंट में हम जो जॉब आईडी कॉलम है ना, उसके अकॉर्डिंग से ऑर्डर कर रहे हैं। तो पहले जॉब आईडी 1 और फिर डिपार्टमेंट सेम रहेगा, लेकिन जॉब आईडी 1 वाले ऊपर आ जाएंगे, फिर जॉब आईडी 2 वाले। तो अगर हमें ऐसे काम करना होता है, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय जॉब आईडी, किस उसमें, अगर हमें डिसेंडिंग करना है कि 2 वाले पहले आए 1 वाले बाद में आए, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है, देखो यहाँ पे जॉब आईडी में पहले क्या आया, 2, और फिर कितना आ रहा है यहाँ पे, 1। और रिजल्ट अब देख रहे हो यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे थोड़ा सा वो देखना कि ये जब डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग हमारा पार्टीशन हुआ 1, और जॉब आईडी 2 में अलग डेटा है, जॉब आईडी 1 में अलग डेटा है, तो उसका मतलब समझे क्या हुआ, कि जब हमारा ये पार्टीशन हुआ ना और हमने ये मैक्स सैलरी निकाली, तो अब ये जो जॉब आईडी 2 आई है पहले, और फिर जो जॉब आईडी 1 आई है, अब इस ग्रुप में से मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट हुई है, और वो शो हुई है इन लोगों के सामने, और फिर इस ग्रुप में से मैक्सिमम सैलरी आई है, और वो डिफरेंट शो किया। अगर आपको चेक करना हो तो आप ये देख सकते हो कि जहां तक हमारे ये 2 वाले लोग हैं, इसमें मैक्सिमम सैलरी कितनी है, 78,000, जो कि है एमिलिया की। उसके बाद 1 जॉब आईडी वाले हैं, जिसमें मैक्सिमम सैलरी कितनी है, 1,01,000 रुपीज, तो वो आपका शो हो रही है। सेम गोज विद डिपार्टमेंट आईडी 2, डिपार्टमेंट आईडी 3। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे विंडो फंक्शंस, अगर हम एग्रीगेट फंक्शंस पे अप्लाई कर रहे हैं। अब आता है हमारा ये, मैं आपको एक ही क्वेश्चन बहुत है, आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रीगेट फंक्शंस पे हम कैसे विंडो फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें पढ़ना है जो मेन है, और हाँ, जो बचे हुए 4 हैं आप उस पर ट्राई करना क्वेश्चंस करके, तो आपको बहुत अच्छे से, मतलब प्रैक्टिस जितनी आप करोगे ना, उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अब आते हैं हमारे रैंकिंग फंक्शंस। रैंकिंग फंक्शन सिर्फ 3 होते हैं, बहुत सिंपल है, कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, ना कुछ याद करना, नाम से पता लग जाता है कि इन फंक्शंस में क्या चीजें होने वाली हैं। तो जो पहला हमारा रैंकिंग फंक्शन है वो है रो नंबर। रो नंबर मतलब कि हर एक रो को वो एक नंबर दे देगा, असाइन कर देगा। रैंक मतलब हर एक उसमें रैंक असाइन कर देगा। डेंस रैंक थोड़ा बस हल्का सा एक लाइन का डिफरेंस है, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रो नंबर का। रो नंबर क्या करता है, एक सिक्वेंशियल नंबर असाइन कर देता है हर एक पार्टीशन में अपने रोज को। जैसे अगर हमारे पास ये पूरी की पूरी टेबल थी यहाँ पर, और हमने इसमें पार्टीशन क्रिएट करा, पहला पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन, तीसरा पार्टीशन और फोर्थ पार्टीशन। हर एक पार्टीशन में हर एक रो को वो नंबर असाइन कर देगा, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि जब भी पार्टीशन चेंज होगा, तो हर एक रो का नंबर 1 से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मान लो अगर इसमें कितनी रोज थी, पी रोज है, तो नंबर 1 टू पी चलेंगे। फिर पार्टीशन 2 में अगर हमारे पास कितनी रोज है यहाँ पे, क्यू रोज, तो नंबर कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, 1 टू क्यू।
फिर यहाँ पे अगर हमारे पास आर रोज होते तो नंबर जाते 1 2 3 4 ऐसे करके आर तक, इसमें जाते 1 से लेके एस तक। यहाँ कितनी रोज है हमारे पास? एस रोज। तो ये होता है हमारा रो यूज करने का फॉर्म। अब हम इसे यूज क्यों कर सकते हैं? अब ये यूज पता है किस तरीके से होता है? हम पेजिनेशन में यूज कर सकते हैं, हम फिल्टर आउट करने में यूज कर सकते हैं अपने डेटा को। इस पार्टीशन में डेटा कितना है, इस पार्टीशन में डेटा कितना है। तो जब आप एक बार समझ लोगे ना कि इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, क्या आपका आउटपुट में दे रहा है, तो आप इसकी यूज भी इजिली फाइंड कर सकते हो। जब आप डीएसए में करते हो ना कि आप एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हो, फिर जब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, आप फिर फिगर आउट करते हो कि अरे हाँ यार, मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ा था तो वो ऐसे इम्प्लीमेंट हुआ था, अब मैं सिर्फ वो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ। तो सेम चीजें हमारी यहाँ पे होती हैं कि आप फंक्शंस पढ़ लो, जब आपके पास मेन प्रॉब्लम आएगी ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज करना है। अब आता है कि रो नंबर क्या है, मैं आपको बता चुकी हूँ, सिक्वेंशियल नंबर असाइन करेगा हर एक पार्टीशन को। जब पार्टीशन चेंज होगा तो वैल्यू कहाँ से शुरू हो जाएगी इंप्लीमेंट होनी? 1 से। अब इसमें जो हम ऑर्डर के अंदर पार्टीशन देते हैं ना वो ऑप्शनल होता है। अगर आपने पार्टीशन नहीं दिया तो ये पूरी ही टेबल को सिंगल पार्टीशन की तरह कंसीडर करेगा और उसमें नंबर दे देगा। लेकिन ऑर्डर बाय मैंडेटरी होता है कि आप किस पर्टिकुलर ऑर्डर में इसे वैल्यू देना चाहते हो। इसका मैंने एक सिंगल यूज लिखा है कि आप इसे पेजिनेशन में यूज कर सकते हो। इसका कोड मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने इसके लिए आपके लिए दो सिंटेक्स लिखे हैं, तो पहले उन सिंटेक्स को समझते हैं, फिर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं इस सिंटेक्स में? कलर चेंज कर लेते हैं। हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये वाली क्वेरी ध्यान से देखना। इसके बाद तो सिंपल है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, जॉब आईडी, किस टेबल में से, एम्प्लॉय टेबल में से उसे निकालनी है। लेकिन इस कॉलम में डेटा कैसे आएगा? ये रो नंबर पढ़ते ही एसक्यूएल इंजन को ये पता लग गया कि मुझे अपनी रोज में क्या करना है, नंबरिंग करनी है सिक्वेंशियल मैनर में, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। किस बेसिस पे मैंने यहाँ पे पार्टीशन नहीं किया है, तो पूरी रो में एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में जाएगा। लेकिन ऑर्डर बाय यहाँ मैंडेटरी होता है। अब मैं ऑर्डर बाय किस वजह से कर रही हूँ? मैं ऑर्डर बाय कर रही हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी के उस पे। तो पहले जो हमारी टेबल होगी उसमें डेटा ऑर्डर होगा, पहले डिपार्टमेंट आईडी 1, फिर डिपार्टमेंट आईडी 2, फिर डिपार्टमेंट आईडी 3, और फिर हमारा क्या होगा, रो नंबर असाइन होंगे 1 2 3 इस तरीके से करके। तो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। तो चलते हैं नीचे और लिखते हैं हमें सिलेक्ट क्या करना है। हमें सिलेक्ट करना है रो नंबर। रो नंबर के बाद हमें क्या बताना है? ये क्या है? एक विंडो फंक्शन है। और हम इसमें ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? हम ऑर्डर बाय कर रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे। डिपार्टमेंट आईडी से नाम क्या देंगे उसके ऊपर? मान लो कि मैं इसे सिक्वेंशियल सीरियल नंबर ऐसे दे रही हूँ। और उसके बाद हम क्या फेच कर रहे हैं यहाँ पे? एम्प्लॉय की आईडी, उसका फर्स्ट नेम, उसकी सैलरी, उसका डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट आईडी, फिर उसकी जॉब आईडी क्या है, और साथ में बस इतना बहुत है। उसके बाद किस टेबल में से फेच कर रहे हैं? वो हम फेच कर रहे हैं एम्प्लॉयज टेबल में से। तो इस क्वेरी को रन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। देखा आपने यहाँ पे एक सीरियल नंबर ऐड हो चुका है। अब ये देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी हमने ऑर्डर बाय करी है यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे, जैसे DESC। हम्म, तो डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे हमने इसे ऑर्डर बाय करा। अब सीरियल नंबर 1 2 3 4, ये देख रहे हो यहाँ पे सीरियल नंबर कैसे इंक्रीज हो रहा है? 1 2 से नीचे करते हैं और ये हुआ आगे हमारा 88 तक। और ये देख रहे हो एम्प्लॉय की आईडी सही नहीं आ रही, क्योंकि जो हमने ऑर्डर किया है इसे किसके बेसिस पे ऑर्डर किया है? यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे। तो वो भी कैसा? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिपार्टमेंट आईडी 8 वाले पहले रहा है, फिर 7, फिर उसके बाद आगे। अब अगर मुझे यहाँ पार्टीशन करना होता है, तो मैंने आपको बताया हर एक पार्टीशन के बाद वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ ये लिख दूंगी ना कि पार्टीशन कर दो, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी पे कर दो, डिपार्टमेंट आईडी। अब देना इसका रिजल्ट क्या है? तो जो हमारे यहाँ पे हम्म, तो जो हमारे यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट आईडी आई पहले 1। तो देखो यहाँ पे सीरियल नंबर क्या चल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारी डिपार्टमेंट आईडी का पार्टीशन चेंज होगा, पार्टीशन चेंज हुआ, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 यहाँ पे दोबारा से 1 से स्टार्ट हो गया। और उसके बाद जब 3 गया दोबारा से किससे शुरू हो गया? 2 के बाद यहाँ 3 आया, क्या चलता है? 10। लेकिन पार्टीशन होने की वजह से ही क्या वैल्यू स्टार्ट हुई है? दोबारा से यहाँ 1 के थ्रू स्टार्ट हुई। अब अगर मैं क्या करती यहाँ पे जॉब आईडी के अकॉर्डिंग चेंज कर देती, ऑर्डर बाय जॉब आईडी। अब जॉब आईडी में कैसे करते हैं? पहले एक पार्टीशन होता और फिर ये जॉब आईडी के अकॉर्डिंग चेंज होता।
तो ये देखो यहाँ पे पार्टीशन हुआ है यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग। फिर क्या आई हमारे पास, जॉब आईडी। लेकिन रो क्या करता है, रो काम करता है हमारे पार्टीशन के बेसिस पे। तो ऐसा एग्रीगेट फंक्शन में हुआ था ना, वो यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ डिपार्टमेंट आईडी आई 1, और जब तक डिपार्टमेंट आईडी 1 है तब तक ये सिक्वेंशियल नंबर इंक्रीज होगा। जैसे ही हमारा पार्टीशन चेंज हुआ, वहां से दोबारा क्या होना शुरू हो गया यहाँ पे, क्या 1 to 6, मतलब 1 to 9 गया। फिर दोबारा 3 पे आते ही क्या होने लगा, ये आगे होने लगा। अब अगर मुझे यहाँ पे किसी और के थ्रू करना होता, मतलब मैं मान लो सैलरी के थ्रू कर रही हूँ, ऑर्डर बाय सैलरी, तब क्या हो रहा है, 70,000, 71,000 ऐसे करके हमारी सैलरी एक ऑर्डर में इंक्रीज हो चुकी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और एम्प्लॉय आईडी का कुछ हमने कुछ सेट ही नहीं करा, तो वो मिक्स मतलब कि रेंडमली आ रही है। लेकिन यहाँ मेन क्या था, रोल रो नंबर को समझना कि हर एक पार्टीशन के बाद हमारा रो नंबर चेंज हो जाता है। वहीं जो मैंने आपको काम बताया था कि हम इसे किसके थ्रू यूज कर सकते हैं, पेजिनेशन इंप्लीमेंट करने में। तो ऐसा पता है पेजिनेशन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मान लो कि मैंने इसे पार्टीशन ना किया होता, तो पूरी की पूरी हमारी जो टेबल है वो एक सिंगल वैल्यू की तरह ट्रीट हो रही होती है, सिंगल विंडो की तरह। तो जो इसमें क्या हो रहा था, हमारा सीरियल नंबर आ रहे थे कहाँ तक, 88 तक। अब इसे हमें मतलब पेजिनेशन की तरह कैसे यूज कर सकते हैं वो देखना है यहाँ पे। मैंने क्या किया, जो ये टेबल आई है बनकर, मैंने इसे एक अलग से टेबल का नाम, इसे एक टेबल बना दिया और उस टेबल को नाम दे दिया टी। अब इस टेबल में से मैं क्या सिलेक्ट कर रही हूँ, इसे बोलते हैं सब क्वेरीज लिखना, मतलब कि नेस्टेड क्वेरीज लिखना। तो जो आप स्टूडेंट्स पूछ रहे थे ना कि मैंने सब क्वेरी नहीं समझा या नेस्टेड क्वेरीज नहीं समझाई, तो वो आप इनके थ्रू इजीली समझ पाओगे। तो मैंने जो डेटा आया था उसे एक अलग टेबल ली, और फिर मैंने सेलेक्ट किया स्टार फ्रॉम। तो फ्रॉम मतलब फ्रॉम के बाद हम क्या लिखते थे, टेबल का नाम। अब वो टेबल क्या कंसिडर हो रही है, ये वाली टेबल। मुझे इस टेबल में से सेलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है। तो मैं पेजिनेशन मान लो कि पेजिनेशन, पेजिनेशन आपको पता होगा, जब हमारे पास बड़ा डेटा आता है तो पहले पेज पे हम 10 वैल्यू शो कर रहे हैं, फिर दूसरे पेज पे जाते हैं, जैसे आप जाते हो ना किसी भी उसमें आइटम्स, जैसे अमेजोन पे आप कुछ परचेज करो तो उसमें पेजेस आते हैं ना, कि सेकंड पेज पे जाके देखो, थर्ड पेज पे जाके देखो। तो वो होता है पेजिनेशन। अब मुझे पहले पेज पे मैं क्या करूंगी, बैकएंड से डेटा सेंड कर दूंगी, मेरे पास ये होनी चाहिए 1 to 10 डेटा आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे जो मेरा सीरियल नंबर है वो किसके बीच में आना चाहिए, बिटवीन 1, ये 1 एंड, यहाँ एंड लिखते थे, और 10, कि मतलब जो हमारा सीरियल नंबर 1 और 10 तक है, मतलब जो 10 एंट्रीज हैं वो रिटर्न हो जाएंगी। जब पीछे से इनपुट आता है यहाँ पे बाई चांस 11 और 20, तो आप यहाँ पे बस वो लिख देते हैं कि हाँ, तो हम डायनेमिक डेटा सेंड नहीं कर सकते, अपने आप लिखते हैं। बैकएंड से आप डायनेमिक डेटा दे सकते हो, तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यूज, वेरिएबल के नेम लिखोगे और आपके लिए क्वेरी क्रिएट हो जाएगी। तो अगर मुझे यहाँ 11 to 20 वैल्यूज निकालनी होती, तो देखो कितनी रिटर्न हुई रोज, 10 रोज रिटर्न हुई, 1 to 20। तो ये हो गया आपका पेजिनेशन की इम्प्लीमेंटेशन, जो मैंने आपको बताई थी कि आप इसे कहाँ यूज कर सकते हो, रो नंबर को। इसका कोड मैंने यहाँ नोट्स में मेंशन कर दिया है, कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ से यहाँ तक अपना वो कर रहे हो, सेलेक्ट स्टार, किसी एक टेबल को क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप सीरियल नंबर दे रहे हो। फिर उस पर्टिकुलर टेबल को यूज कर रहे हो एज अ डिफरेंट टेबल, जिसमें से आप फाइंड आउट कर रहे हो नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज ऑन द बेसिस ऑफ उनके सीरियल नंबर पे, जिससे आप पेजिनेशन इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका रो नंबर, कि हर एक रो को एक नंबर असाइन करना। रैंक होती है कि आप बता दो किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, किसकी नहीं है। अब रैंक हम कैसे असाइन कर सकते हो, रैंक जो असाइन होती है ना, वो हर एक रो को असाइन होती है, हर एक पार्टीशन में। हर एक पार्टीशन एक अलग टेबल की तरह, हर एक विंडो की, क्योंकि विंडो फंक्शन से इसलिए बोला गया है कि जहां पे भी विंडो रहेगी, वो उसका दूसरी विंडो से कुछ लेना देना नहीं होगा, वो सेपरेटली काम करेगी, आइसोलेट होकर। तो इसमें क्या होगा, जब भी हम असाइन करेंगे रैंक रोज को, वो हर एक पार्टीशन के लिए असाइन होगी। अब किसी भी रो की रैंक निकालने के लिए कैसे निकाल सकते हैं, जो भी उससे पहले वाली रो होगी उसकी रैंक अगर 2 है, तो नेक्स्ट वाली रो कितनी होगी, 3 होगी। हम प्रीवियस रो को देख के जो भी उसकी वैल्यू है उसमें ऐड कर देंगे +1। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कि मान लो अगर मैं सैलरी के बेसिस पे एम्प्लॉयज को रैंक दे रही हूँ, कि और दो एम्प्लॉयज हैं, एक है राम, एक है श्याम, दोनों की सैलरी कितनी है, 10,000 है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या रैंक देनी पड़ेगी, वन। मतलब मैं कैसे फिगर आउट करूंगी कि कौन ऊपर है कौन नीचे है? तो दोनों को मुझे सेम रैंक पे रखना पड़ेगा ना, कि हाँ ये दोनों यार इक्वल है सैलरी के उसमें, क्योंकि मैं रैंक किस बेसिस पे कर रही हूँ, सैलरी पे। अब अगर वही, अगर आप क्लास की बात करो, अगर आपने बोला कि मैं 100 मार्क्स का टेस्ट ले रही हूँ, तो मैं रैंक करूंगी मार्क्स के बेसिस पे, और वहां पे 3 स्टूडेंट्स हैं या 4 स्टूडेंट जिनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए। अब उन चारों बच्चों से मैं थोड़ी ना क्लासिफाई कर सकती हूँ कौन टॉप पर है या कौन नीचे है, तो मुझे सबको ही एक ऊपर रखना पड़ेगा, उसके बाद में 98, फिर 90, फिर 80, ऐसे बच्चों को रैंक दूंगी। अब ये तो मैंने रैंक दे दी, लेकिन वहीं अगर आता है यहाँ पे कृति आती है, कृति, और उसकी सैलरी है 8000, तो उसको रैंक क्या मिलनी चाहिए? रैंक इसे कितनी मिलनी चाहिए? 2 की 3, क्या मिलनी चाहिए? तो यहाँ रैंक जो वर्ड होता है, जब आप रैंक यूज करते हो, तो उस केस में क्या देगा ये? 3। क्यों? क्योंकि इससे पहले दो स्टूडेंट्स हैं जिनकी 1 रैंक मैंने साइन की हुई है, लेकिन वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं? दो स्टूडेंट्स के बाद तो। लेकिन ये क्या होता है, ये कंजिक्यूटिव नहीं करता रैंकिंग, ये किस बेसिस पे करता है कि अगर मैं यहाँ जिनकी सेम सैलरी है उन्हें मैं सेम रैंक दे दूंगा, लेकिन जब कोई अलग सैलरी वाला आएगा उसे मैं रैंक उस बेसिस पे दूंगा कि प्रीवियसली कितनी नंबर ऑफ रोज रह चुकी हैं उसमें। अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव रैंकिंग करनी है, मतलब कि आपको यहाँ पे 3 ना करके 2 करना होता, तो आप किस फंक्शन को यूज करते? रैंक की जगह डेंस रैंक, तो वो 2 लेके चलता है इसके लिए। फिर वहीं अगर यहाँ पे कितना आता, कोई आता अगर राज आता और उसकी सैलरी थी 5000, डेंस रैंक में इसकी वैल्यू कितनी होती? 3। और रैंक में भी कितनी होती? 3। वहीं आया, इसके बाद आई ऐसे आरती, आरती की भी कितनी रैंक है यहाँ पे? 5000। तो दोनों के लिए अकॉर्डिंग कितना होगा यहाँ पे? 3 3 वैल्यू आएगी। वहीं अगर इसके बाद आ गया रमेश और उसकी सैलरी हुई 4000, तो पता है यहाँ पे ये चल रही है हमारी, इस साइड ध्यान रखना है, ये चल रही है डेंस रैंक की बात, और यहाँ पे चल रही है, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ दोबारा से समझना, कि यहाँ इस साइड हम लिख रहे हैं डेंस रैंक और इस साइड लिख रहे हैं सिर्फ रैंक। तो जब डेंस रैंक चल रही थी वो कॉन्जिक्यूटिव रैंक करता है, तो 3 के बाद यहाँ पे कितना आता है? 4। लेकिन रैंक कैसे काम करता है, इसे यहाँ 1 और 1 मिले, इसके बाद ये इसे 2 रैंक ना करके 3 रैंक करेगा, क्योंकि इससे पहले दो स्टूडेंट्स थे, फिर इन्हें ये रैंक करेगा 4 4, लेकिन इसके बाद इसे ये रैंक करेगा 6, क्योंकि इसने से 4 तो रैंक कर दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो रैंक आया, क्योंकि यहाँ पे दो स्टूडेंट्स थे उसके बाद ये 6 रैंक कर रहा है इसे। तो आई होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा, और जो इसके 3 फंक्शंस थे, रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक, तो मैं आपको सिर्फ रैंक समझाऊंगी, डेंस रैंक क्या क्वेश्चन आप खुद इंप्लीमेंट करोगे इसलिए। तो रैंक कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम? हमने क्या किया, मैंने आपको ये एग्जांपल यहाँ समझाया है कि सैलरी 5000 है पहले बंदे की, फिर 6, फिर 6, फिर 3 की 7 है, फिर 8 है, तो पहले को उसने 1 रैंकिंग दी, इन दोनों के सिमिलर दोनों को 2 पे रखा, फिर इसने 4 पे रखा, और इसके बाद इसने 7 पे रखा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव मार्किंग नहीं करता। अगर यहाँ पे मल्टीपल रोज हैं जिनकी सेम रैंक है, तो उन्हें वो रैंक जो नेक्स्ट रो होगी ना उसे कॉन्जिक्यूटिवली मार्क नहीं करेगा। और आपको कॉन्जिक्यूटिवली मार्क करना है तो आपको क्या फंक्शन यूज करना है? डेंस रैंक। तो क्या यूज करना था यहाँ पे? डेंस रैंक। अब इसका कोड देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं इस कोड में। हम सेलेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय की आईडी, उसका फर्स्ट नेम, उसकी सैलरी, डिपार्टमेंट की आईडी, जॉब की आईडी, और हम रैंक किस बेसिस पे कर रहे हैं? पहले हम डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे उसका पार्टीशन कर रहे हैं, और फिर ऑर्डर कर रहे हैं उसे सैलरी पे। समझे? इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने क्या करा कि हम सेलेक्ट कर रहे थे, क्या, एम्प्लॉय की आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर रहे हैं, साथ में उसकी सैलरी, फिर उसकी जॉब की आईडी, उसकी डिपार्टमेंट की आईडी, और जो हम उसके बाद में फाइंड कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। रैंक किस बेसिस पे कर रहे हैं? ओवर, पहले हम उसको पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं, किसके बेसिस पे? डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे। डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस को पार्टीशन करा, और फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे ऑर्डर बाय कर सकें जॉब आईडी। ये आपको पता ही है मैं क्या करती हूँ, पहले मैंने डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग करा, फिर उस डिपार्टमेंट आईडी के अंदर भी जॉब आईडी के बेसिस पे कर दिया। इसको मैं नाम दूंगी यहाँ पे रैंक ऑफ एम्प्लॉय। किस टेबल में से कर रही हूँ? फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल।
अगर आपको फ़िल्टर आउट करना है तो इस पर्टिकुलर टेबल को क्या करो, एज़ सब क्वेरी यूज़ करो, सब टेबल यूज़ करो, उसके ऊपर आप क्या लगा लो यहाँ पे वेयर फ़िल्टर आउट करने के लिए डेटा लगा लो। अब जब मैं इस क्वेरी को रन कर रही हूँ, तो देखो मेरे पास क्या रहा, एम्प्लॉय की आईडी आई, फर्स्ट नेम आया, सैलरी आई, जॉब आईडी आई, डिपार्टमेंट। मैंने पार्टीशन किस बेसिस पे किया था इसका, डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे। तो डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे पहले डिपार्टमेंट आईडी 1 का डेटा आया, फिर डिपार्टमेंट आईडी 2 का, फिर डिपार्टमेंट आईडी 3 का, ऐसे चल रहा है। वहीं जॉब आईडी के बेसिस पे ऑर्डर बाय किया था, तो जॉब आईडी 1 पहले आई, फिर जॉब आईडी 2 आई, उसके बाद सेकंड डिपार्टमेंट आया, उसमें जॉब आईडी 4, फिर 3, इस तरीके से करके आया ऑर्डर बाय, ठीक। अब इसे मैं क्या कर रही हूँ, रैंक कर रही हूँ एम्प्लॉय का। तो आप देखो जब तक मेरे यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 1 है और जॉब आईडी 1 है, तो इसने सबको फर्स्ट रैंक पर रखा है। वहीं जब मेरी डिपार्टमेंट आईडी में जॉब आईडी 2 हुई, तो उसने यहाँ से 11 से शुरू करा। क्यों करा? क्योंकि इससे पहले यहाँ पे जो 1 1 वाले हैं ना, वो 10 एम्प्लॉयज हैं। तो आप चेक कर सकते हो, 3, 6, 9 और 10। ठीक है, तो उसने यहाँ पे किसकी तरह से किया है, 11 की तरह रेट किया। देखोगे ना, यहाँ तक 10 है तो फिर इसे 11 की तरह ट्रीट किया। वहीं अगर आपको क्या करना होता है, इसे कॉन्जिक्यूटिवली मार्किंग करनी होती, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डेंस रैंक यूज करोगे। तो अब देखना यहाँ पे क्या आता है रिजल्ट। यहाँ पे आपका रिजल्ट आ रहा है, देखो यहाँ पे 11 आता है, लेकिन अब क्या आने लगा, यहाँ पे 2 आने लगा। पहले रैंक 1 है, फिर 2 है। सेम सेकंड डिपार्टमेंट आईडी के केस में पहले 1 है, फिर क्या है इसमें 2, फिर 1, फिर 2। और वहीं जब अगर आप रैंक यूज कर रहे थे, तो तब क्या हो रहा था, यहाँ पे पहले 1 आ रहा था, फिर 11। इस ऐसे ही दूसरे वाले डिपार्टमेंट में पहले 1 था, फिर 10 था, फिर 1। ये सब यहाँ तो सबकी सेम ही वैल्यू थी, तो उसने 1 1 पे रखा। अब ये हो गया आपका कंप्लीट रैंक फंक्शन, कि आप रैंक, डेंस रैंक और रो। रो आप किस किस में यूज कर सकते हो, पेजिनेशन में यूज कर सकते हो, फिल्टर आउट करने में यूज कर सकते हो, पर्टिकुलर डेटा कॉलम सैलरी के बेसिस पे। तो ये है आज का ओवरऑल लेक्चर। अगर आपको किसी भी चीज में डाउट रहा हो, तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। क्योंकि जितने आपके क्वेरीज, जितने भी आपके कंफ्यूजन्स अभी खत्म हो जाएंगे ना, उतना इजी रहेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्योंकि आगे जब इसका असाइनमेंट्स आपको मैं दूंगी ना, तो वो इतने इजी क्वेश्चंस नहीं रहने वाले हैं। उसमें मल्टीपल सब क्वेरीज यूज होंगी, इम्प्लीमेंट होंगी। और हाँ, जितने अच्छे से आपको, क्योंकि सिंटेक्स लिखा हुआ है ना सामने, आपको जितने अच्छे समझ में आएगा ना, ये चीज तो होगी खैर अलग की आप इम्प्लीमेंट करके देख रहे हो। जब आप किसी इंटरव्यू में बैठते हो ना, तो आपसे बोल देता है कि यार ये क्वेरी है, तुम्हें ये सॉल्यूशन देना है। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि आप इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर वो बोल रहा है कि तुम्हें काउंट निकालना है, तो तुम काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज करोगे। एवरेज निकालना है तो एवरेज फंक्शन पे जाओगे। वहीं अगर आपसे बोल रहा है कि आपको हर एक डिपार्टमेंट के बेसिस पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप इंप्रेशन शो कर सकते हो, मतलब डाल सकते हो उसके ऊपर, विंडो फंक्शंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करके या फिर ग्रुप बाय के थ्रू इम्प्लीमेंट करके। और ये चीजें तो खैर अलग हो गई, लेकिन जब आप किसी कंपनी का पहला राउंड देते हो ना, जिसमें आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, आपके पास टेबल रहेगी, आपके पास क्वेश्चन रहेगा, और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सी क्वेरी सही है जो इस डेटा को मुझे दे सकती है। वहां आपके पास, अगर आप अच्छी कंपनी का एग्जाम दे रहे हो, तो आपके पास टाइम होता है एक क्वेश्चन के ऊपर 1 या 2 मिनट। आपको फटाफट फिगर आउट करना होता है कि यार ये मुझे रिजल्ट देना है, तो कौन सी क्वेरी सही से काम करके देगी। क्योंकि अगर मैं आपको कराऊंगी ना जब क्वेश्चन, तो आपको कंफ्यूजन होने वाला है, लेकिन जितने अच्छे से आपने थ्योरी पार्ट पढ़ा होगा, उतना इजीली आप इसे सोल्व कर पाओगे। तो हम क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, पर उससे पहले जितना थ्योरी पार्ट में हम डीपली घुस के समझ सकते हैं ना, वो आपको करना ही है। आपका इनिशियल स्टेप होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। विंडो फंक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करने वाले हैं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। साथ में मैं कंपनी से क्वेश्चंस भी लेकर आना शुरू करूंगी बहुत जल्द। कोई वही, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो, पसंद आती हो, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे मेरी रीच बढ़े, मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो लर्निंग में, क्वेश्चन सोल्व करने में। क्योंकि अभी भी उसका रेशियो बहुत कम है। आई नो रीच बढ़ रही है चैनल की, पर जिस टाइप के स्टूडेंट्स मुझे चाहिए इस चैनल पे, जो कि कमेंट करते हो, डाउट पूछते हो, मतलब हो सकता है कि मैं टीच कर रही हूँ, लेकिन गलती हो सकती है मेरी वीडियोस में, तो वो आइडेंटिफाई करना, फिर मेरा एक्सप्लेन करना। तो ऐसा इन्वायरमेंट कंपटीशन के साथ साथ हमें लर्निंग के लिए भी फोर्स करता है। मैं एज अ टीचर आपको पढ़ा रही हूँ इस चैनल के थ्रू, तो जरूरी नहीं है कि मैं हर एक चीज इस वीडियो में सही बोल दे रही हूँ। आपको ये करना है, जो मैं पढ़ाती हूँ उसे अलग जगह से पढ़ो, इम्प्लीमेंट करो। आपको 2 चीजें पता लगेंगी, मुझे बताओ। जब मैं बता रही हूँ, तो जितना मुझे पता है मैं आपको बता रही हूँ। तो जस्ट जितना आप शेयर करोगे ना नॉलेज को, उतना अच्छा एक
एनवायरनमेंट क्रिएट होता है हमारे आसपास जिसमें हम लर्न और ग्रो कर सकते हैं। ठीक है? तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन या फिर लेक्चर वाला पार्ट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।